जय हिंद दोस्तों। मध्य प्रदेश के करंट अफेयर में आपका एक बार फिर स्वागत है। राम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं मनोज पटेल आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि अभी तक जो हमने करंट अफेयर पढ़ा आपको पसंद आ रहा होगा। उसमें सभी प्रकार के फैक्ट शामिल किए गए हैं और आगे भी आपको 2022-23 के जितने भी अलग अलग टॉपिकों से फैक्ट रहेंगे ताकि आपके आने वाले सभी एग्जाम बहुत अच्छे से कवर हों और जितने भी फैक्ट करंट अफेयर के रूप में पूछे जाएं वो सभी आपसे बने। तो इस वीडियो में हम देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश सरकार ने जो है दिव्यांगों के लिए यूनिक आईडी बनाने में देश में प्रथम स्थान हासिल किया है। अब ये जो है दिव्यांगों के लिए यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड जो बनाया जाता है, इसमें आप देखेंगे प्रथम स्थान पर, और उसमें भी 103% टारगेट जो है अचीव किया है। क्योंकि टारगेट जो है सरकार ने कितना रखा था, सरकार ने रखा था 6,50,000, उस 313, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने कितना अचीव किया है, 6,83,551, जो कि लगभग 103% टारगेट कहलाता है। ये मध्य प्रदेश सरकार ने अचीव किया है। अब आपके जो दिव्यांग हैं वो कौन, जो किसी भी प्रकार से अंग जिसमें किसी प्रकार की चोट लगे या डैमेज हो, उन लोगों को दिव्यांग की कैटेगरी में रखा जाता है। जो देखने में, चलने में, हाथ कहीं ना कहीं आपके दिव्यांग कमजोर हों, उनको दिव्यांग की कैटेगरी में रख देते हैं और उनके लिए एक अलग से आईडी बना दी है, यूनिक। कौन सी आईडी बनाई है? यूनिक डिसेबिलिटी। अब यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड से क्या होगा? यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड जब उनका बन जाएगा तो सरकार के द्वारा जितनी भी आपकी योजनाएं इन लोगों के लिए निकाली जाती हैं, उसके लिए अलग अलग प्रकार के डॉक्यूमेंट रखने की जरूरत नहीं होगी। एक ही आईडी कार्ड से इनको सभी प्रकार की योजनाओं का फायदा मिल सकेगा। ठीक है, तो इससे एक ही आईडी कार्ड से सभी प्रकार की योजनाओं का फायदा मिल रहा है। तो आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, उसमें डॉक्यूमेंट संभालने की जो दिक्कतें होती हैं, डॉक्यूमेंट कई बार आप ले जा नहीं पाते हैं, इस टाइप की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। आप एक आईडी कार्ड बना लें और सरकार के द्वारा जितनी भी दिव्यांगों के लिए योजनाएं हैं, सभी योजनाओं का एक कार्ड से आप फायदा ले सकते हैं। अब आप इसमें देखेंगे मध्य प्रदेश में ये अचीव किया गया है 103%। उसके बाद जो आपका UIDAI जो होता है, जिसने आधार कार्ड बनाया, ये भी एक प्रकार की आईडी है। तो आधार कार्ड जो है UIDAI, इसमें आप देखेंगे यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये 2016 का एक्ट है और नंदन नीलकनी इसके प्रमुख थे जिन्होंने आधार कार्ड बनाया। आधार कार्ड को आजकल हर एक जगह लिंक किया जा रहा है और आईडी की उस क्षेत्र में एक रेवोल्यूशन लाए हैं, जिससे बहुत सारी सरकार को मदद मिल रही है आंकड़ा रखने में, लोगों की पहचान करने में। तो ये 2016 का है। अब आप देखेंगे जो आधार कार्ड होता है उसमें आपके 12 डिजिट होते हैं। 2016 में ये एक्ट लाया है। इसका हेडक्वार्टर आपका बेंगलोर में है और जो बनाने वाले व्यक्ति हैं, फाउंडर हैं जो आधार कार्ड के, वो कौन है? नंदन नीलकनी। तो इतना जरूर याद रखना है आपको। सांची के 12 तकनीकी संस्थानों में ग्रिड ऑफ सोलर प्लांट लगाए गए हैं। तो सोलर एनर्जी के क्षेत्र में भारत सरकार बहुत जबरदस्त काम कर रही है। यदि आप मध्य प्रदेश में देखें तो मध्य प्रदेश में लगभग आपकी 2750 मेगावाट बिजली जो है सोलर एनर्जी रहती है। मेगावाट इतनी 2750 मेगावाट सोलर एनर्जी है। ये आपकी कौन सी एनर्जी है? सोलर एनर्जी। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया था व्यापम के द्वारा कि मध्य प्रदेश में सोलर एनर्जी टोटल कितनी प्रोड्यूस होती है।
तो टोटल होती है 2750 मेगावाट। अब हम सोलर एनर्जी के बारे में देखें तो जो सोलर पैनल होते हैं उसमें छोटे छोटे जो फोटोवोल्टिक पॉइंट रहते हैं उनसे आपकी सनलाइट को इलेक्ट्रिक लाइट में कन्वर्ट किया जाता है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है आपके कहां, रीवा में। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहां है, रीवा में, जहां 750 मेगावाट बिजली बनाई जाती है, 750 मेगावाट बिजली। और इस बिजली की सप्लाई की जाती है आपके दिल्ली मेट्रो को, 3.25 रुपए पर यूनिट आपके दिल्ली मेट्रो को दी जाती है ये। अभी आपने रिसेंटली मध्य प्रदेश में सुना होगा, प्रदेश के साथ साथ देश का पहला फ्लोटिंग सोलर पार्क, देश का पहला फ्लोटिंग सोलर पार्क कहां बना है, वो भी मध्य प्रदेश में बना है। और मध्य प्रदेश के कहां बना है, वो ओमकारेश्वर में। कहां बना है, ओमकारेश्वर में। ओमकारेश्वर में जो है देश का पहला फ्लोटिंग सोलर पार्क बना है। और ये जो ओमकारेश्वर जो आपका डैम है, जो नर्मदा नदी पर ओमकारेश्वर डैम, उसके ऊपर ये सोलर पैनल लगाए गए हैं। सोलर एनर्जी में आप देखेंगे मध्य प्रदेश में गणेशपुरा हो गया, राजगढ़ में आगर मालवा, शाजापुर हो गए, नीमच हो गया आपका, उसके बाद आप देखेंगे रतलाम हो गया, ठीक है, और इंदौर क्षेत्र हो गया। इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। मध्य प्रदेश का पहला सोलर विलेज जो है वो है बांचा, बैतूल का। वहां आपके विद्या भारती और आईओसी जो आपका इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ग्रुप है, उनके द्वारा मिलकर बैतूल के एक आदिवासी गांव है जहां 75 घर थे, उन सभी 75 घरों में जो है सोलर पैनल बनाए गए और सोलर कुकर लगाए गए, जिसमें उन्हें किसी भी प्रकार की बिजली और गैस की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये जो है ट्रायल किया गया था और ये मध्य प्रदेश का पहला सोलर विलेज है बाचा गांव। तो प्रदेश का पहला सोलर विलेज कौन सा हो गया, सोलर गांव कौन सा हो गया, वो है आपका ब्रांचा। ब्रांचा कहाँ है आपका, ये है आपका बैतूल में। कहां पर है, बैतूल में। किसने किया है, ये किया है विद्या भारती और आईओसी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, इन दोनों के द्वारा जो है यहाँ पर किया गया है। और वो एक आपका आदिवासी गांव है जहां लगभग कितने घर थे, 75 घर थे, वहां पर किया गया है। इसी प्रकार आपने देखा होगा 2016 में आईएसओ की स्थापना की गई, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका हेडक्वार्टर कहां है, जिसका हेडक्वार्टर है आपके गुड़गांव में। गुड़गांव जिसका नाम गुरुग्राम हो गया, तो गुड़गांव में जो है ये आईएसए का हेडक्वार्टर। ये किसने किया है, ये जो है आपके मोदी जी के प्रयासों से है। मोदी जी और आपके फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रोन, इन दोनों के प्रयासों से ये किया गया है। इन दोनों ने प्रयास किया था कि पृथ्वी की जो आपकी कर्क रेखा है और मकर रेखा, उसके बीच सनलाइट सबसे ज्यादा आती है, सूर्य की किरणें सबसे ज्यादा इस एरिया में पड़ती हैं, और क्यों ना हम जो है रिन्यूएबल एनर्जी या जो है आपकी सौर ऊर्जा को करें, ताकि हमारे फॉसिल फ्यूल, क्योंकि फॉसिल फ्यूल एक ना एक दिन खत्म हो जाएंगे, फिर क्या सोर्स रहेंगे हमारे, तो उसकी उस पर काम किया गया। और 2017 में देखा होगा आपने, चैंपियन ऑफ द अर्थ का अवार्ड भी मिला था मोदी जी को यूएनओ के द्वारा। तो ये जो है आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस है 2016 में, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, आपके गुड़गांव में। वैसे विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ है, वो भी हमारे भारत में है, भारत के कर्नाटक में है विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क। और ये जो है शक्ति स्थला के नाम से, शक्ति स्थला या शक्ति स्थल हिंदी में बोलेंगे, इस नाम से है, कहाँ, कर्नाटक में है, जहां 2000 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। ये विश्व का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है भारत में हमारे। किस नाम से है, शक्ति स्थल। शिष्यों के, उनके दो प्रिय शिष्य थे, एक था सारीपुत्र और एक था महामोद गिलायन। महामोद गिलायन, ये दो प्रिय शिष्य थे। इन दोनों शिष्य के अवशेष हैं, एक में आपके गौतम बुद्ध के सिर के कंकाल हैं और एक में आपके बौद्ध धर्म से संबंधित अवशेष हैं। जो बीच वाला है उसमें गौतम बुद्ध के सिर के कंकाल हैं, और ये जो आपका शिखर इसके नीचे ये हर्मिका बना रहता है, इसको क्या बोलते हैं, हर्मिका, इसमें आपके वो कंकाल रखे हैं। जब गौतम बुद्ध की डेथ हुई थी तो पूरे भारत के राजाओं के बीच ये संघर्ष शुरू हो गया था कि उनकी अंत्येष्टि या उनकी अवशेष हमारे होंगे, उनको हमारे राज्य में जो है अंतिम संस्कार किया जाएगा। फिर ये
बुद्धिमान व्यक्ति के द्वारा उनके अवशेषों को 8 बराबर भागों में बांटा गया और 8 अलग अलग क्षेत्रों में डिवाइड किया गया, जिसमें हमारे मध्य प्रदेश में उनके सिर के कंकाल आए जो कि सांची के स्तूप में रखे गए हैं। तो ये याद रखना है। उसके बाद लता मंगेशकर, जिन्हें स्वर साम्राज्ञी कहा जाता है, स्वर साम्राज्ञी के नाम से लता मंगेशकर जानी जाती हैं, और इनका जन्म जो 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ। लता मंगेशकर और इनकी बहन आशा भोसले, है ना, इनको कौन नहीं जानता, संगीत के क्षेत्र में महान संगीतकार हैं, और भारत सरकार के द्वारा इन्हें हर एक प्रकार के सम्मान भी दिए गए। जो भारत सरकार का सर्वोच्च सम्मान होता है भारत रत्न, 2001 में इन्हें भारत रत्न से भी सुशोभित किया गया है। तो लता मंगेशकर, स्वर साम्राज्ञी, इनके बारे में हम देख लेते हैं। तो लता जी की प्रतिमा जो है अभी कहाँ प्रमुख रूप से ये घोषणा की है आपके शिवराज सिंह चौहान ने कि लता मंगेशकर की प्रतिमा इंदौर में, लता मंगेशकर जी का स्टैचू इंदौर में स्थापित किया जाएगा। तो ये याद रखना है। लता मंगेशकर पुरस्कार भी दिया जाता है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। लता मंगेशकर जी के नाम से कुछ समारोह भी होते हैं, और 2001 में भारत रत्न, पद्म विभूषण, राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, ऐसे बहुत सारे इनके अवार्ड मिले हैं। बहुत सारी इनकी लिस्ट है जो सारी यहाँ पॉसिबल नहीं है। तो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, जिसमें से भारत रत्न आपको याद करना है ना। लता मंगेशकर एक ही हैं, उनके अलावा कोई नहीं हो सकता। तो कब मिला? 2001 में मिला है। और इनके नाम से जो है संगीत महाविद्यालय और संग्रहालय की भी स्थापना इंदौर में की गई है। लता संगीत अकादमी भी स्थापित की जाएगी और उनका स्टैचू भी बनाया जाएगा। ये सब कहाँ होगा? आपके इंदौर में होगा। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है लता मंगेशकर जी की। उसके बाद मध्य प्रदेश के बहुत सारे शहरों के नाम चेंज हुए हैं, जिसमें से आपका एक जिले का नाम चेंज हुआ है, और उस जिले का नाम था होशंगाबाद। होशंगाबाद से बदल के नर्मदापुरम किया गया है। होशंगाबाद जो कि मालवा के मुस्लिम शासक होशंग शाह के नाम पर रखा गया था। होशंग शाह जो कि आपके अफगानिस्तानी से आए हुए लोग थे और मालवा में आके रहने लगे थे। मालवा का ये खिलजी वंश कहलाता है, या मालवा का ये जो है एक ऐसा राजवंश, मुस्लिम राजवंश था, जिसमें आप देखेंगे होशंग शाह ने होशंगाबाद की स्थापना की थी, मांडू का किला बनवाया था, ऐसे ढेर सारे काम किए थे। तो होशंगाबाद का नाम बदल के फिर से क्या किया गया है? नर्मदापुरम किया गया है। उसके अलावा यहाँ पर एक और छोटा सा है बाबई गांव। बाबई गांव का नाम किसके नाम पर किया गया है? माखन लाल चतुर्वेदी के नाम पर माखन नगर कर दिया है। बाबई में जो है माखन लाल चतुर्वेदी जी का जन्म हुआ था, और कर्म भूमि के रूप में उन्होंने खंडवा को अपनाया, और जो कर्मवीर पेपर है वो खंडवा से प्रकाशित किया। कर्मवीर पेपर सबसे पहले उन्होंने जबलपुर से प्रकाशित किया था, और जबलपुर में फिर वो सुभद्रा कुमारी चौहान जो कि उनकी शिष्या थी, उनको यहाँ नियुक्त करके या उनके भरोसे छोड़कर वो कहाँ चले गए थे? खंडवा चले गए थे। माखन लाल चतुर्वेदी जी जब पेपर का प्रकाशन कर रहे थे तो एक बार उनको जेल भी हुई थी, बिलासपुर जेल में रहे, और उसी जेल के दौरान उनने जो है पुष्प की अभिलाषा लिखी थी, जो हम सब ने बचपन में पढ़ी है, मुझे तोड़ लेना वनमाली देना उस पथ पर पे। तो ये है आपके माखन नगर, जो कि बाबई का नाम बदला गया है माखन लाल चतुर्वेदी जी के नाम पर, और होशंगाबाद जो कि होशंग शाह के नाम पर रखा गया, जो मालवा क्षेत्र के, मालवा का गौरी, जूना खां, होशंग शाह, गजनी खां, ये जो वंशावली है इन्हीं लोगों को कहा जाता है। होशंग शाह का मकबरा जो है भारत की पहली संगमरमर की इमारत है। होशंग शाह का मकबरा कहाँ है? आपके मांडू में है, और ये भारत की पहली संगमरमर की इमारत, भारत की पहली संगमरमर की मार्बल की जो है इमारत बनी है, संगमरमर की इमारत। तो जब शाहजहां ताजमहल बनवा रहा था, शाहजहां उनकी बीवी जो मुमताज थी, मुमताज महल, उनकी डेथ जो है आपके साउथ अभियान, दक्षिण अभियान के दौरान बुरहानपुर में हुई थी, और वहीं जो उनको दफना दिया गया था जूनाबाद में, जैनाबाद जिसको बोलते हैं, ताप्ती नदी के किनारे। अब वहीं उनको जो है उनका मकबरा बनवाना था। मकबरा जो है संगमरमर का बनवाना था, लेकिन जो संगमरमर लगना था वो जयपुर से आने वाला था। जयपुर से बुरहानपुर की दूरी बहुत ज्यादा थी, और इसके जो मिस्त्री या जो आपके वास्तुकार थे
ईसा और अहमद लाहौरी, इन लोगों ने मना कर दिया या दूरी के कारण दिक्कतें बताई, जिसके कारण मुमताज महल को वहां से उखाड़ के आगरा ले जाया गया। आगरा और जयपुर की दूरी काफी कम है, ठीक है। आप बुरहानपुर देखें तो दूरी डबल थी, उससे आधी दूरी हो गई थी आगरा, तो आगरा में, तो जब ये आगरा में ताजमहल बना रहे थे तो सबसे पहले जो है मांडू में जो होसंग शाह का मकबरा है उसको देखा और उसी के अकॉर्डिंग बनाया। इसलिए मध्य प्रदेश का ताजमहल किसको बोलते हैं? मांडू को बोलते हैं। फिर उसके बाद टीकमगढ़ जिले में एक शिवपुरी ग्राम था। अब हमारे मध्य प्रदेश में एक शिवपुरी जिला भी है, उसी नाम से शिवपुरी एक गांव का नाम था। कंफ्यूजन होता था जिसके कारण जो है सरकार के द्वारा इस शिवपुरी गांव का नाम बदल के कुंडेश्वर धाम कर दिया। तो टीकमगढ़ जिले में एक शिवपुरी गांव था, ना कि शिवपुरी जिला है, एक गांव है, टीकमगढ़ का है, और उसका नाम जो है क्या किया गया है? कुंडेश्वर धाम किया गया है। तो ये याद रखना। फिर आपने देखा होगा हबीबगंज स्टेशन का नाम बदल के जो है रानी कमलापति किया गया है। पाताल पानी स्टेशन का नाम बदल के जो है क्या किया गया है? पाताल पानी का कुशाभाव, पाताल पानी का टांटिया मामा किया गया है। तो यहाँ पर ये नाम है। उसके बाद जो है आपका हबीबगंज, हबीबगंज का नाम बदल के क्या किया? रानी कमलापति, जो कि गोंड वंश की थी रानी कमलापति, निजाम शाह की पत्नी थी रानी कमलापति। और रानी कमलापति निजाम शाह को जो है उन्हीं के भतीजे चैन शाह ने जहर दे के मरवा दिया था, खाने में जहर डाल दिया था। और रानी कमलापति को घेरने की या उनके राज्य को लेने की फिराक में रानी कमलापति ने आपके अफगान सैनिक दोस्त मोहम्मद खान की मदद से जो है अपने भतीजों से पीछा छुड़वाया था चैन सिंह लोगों से। उसके बाद रानी कमलापति ने दोस्त मोहम्मद खान को बदले में जगदीशपुर या भोपाल का उस क्षेत्र को दिया, जहां पर 1922 में उन्होंने इस्लाम नगर की स्थापना की। और 1922 में इस्लाम नगर की स्थापना करके ही भोपाल के वर्तमान संस्थापक कहलाते हैं, क्योंकि प्राचीन भोपाल के संस्थापक राजा भोज थे, वर्तमान के कौन है? आपके दोस्त मोहम्मद खान 1722 में। तो रानी कमलापति, फिर दोस्त मोहम्मद खान ने रानी कमलापति के ऊपर ही आक्रमण किया था, जिस चीज की भनक लगने के बाद रानी कमलापति ने समाधि ले ली। उन्हीं के सम्मान में हबीबगंज स्टेशन का नाम रखा गया है। पाताल पानी, पाताल पानी स्टेशन जो कि आपके कहां पर है? इंदौर में है। इसका नाम बदल के क्या किया है? टंटिया मामा, ठीक है। तो टंटिया मामा किसके? पाताल पानी स्टेशन जो कि इंदौर में है। उसके अलावा आप देखेंगे मिंटो हॉल का नाम बदला है रिसेंटली। मिंटो हॉल का नाम बदल के क्या किया है? कुशाभाऊ ठाकरे। मिंटो हॉल जो कि आपके मध्य प्रदेश का विधानसभा भवन रहा है 1996 तक। उसके बाद जो इंदिरा गांधी विधानसभा भवन बना है, तो उसी का नाम बदल के क्या कर दिया है? कुशाभाऊ ठाकरे। तो ये मध्य प्रदेश के कुछ नाम हैं जो परिवर्तित हुए हैं। अब मध्य प्रदेश के जो नामों की परिवर्तित करने की किसकी ऊपर रहता है? तो ये राज्य सरकार के ऊपर रहता है। राज्य सरकार किसी भी शहर में किसी भी क्षेत्र का नाम बदल सकती है, और राज्य का नाम बदलने के, क्षेत्र का नाम बदलने के बाद सिर्फ केंद्र सरकार से उसे अप्रूवल लेना पड़ता है। तो ये चीज भी याद रखना है आप, ठीक है। तो ये हो गया आपका होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम, ठीक है। और नर्मदापुरम संभाग जो आपका होशंगाबाद संभाग था, उसका नाम 2008 में ही कर दिया था नर्मदापुरम संभाग, तो वो भी याद रखना। अब यहाँ देखेंगे आपकी 2 यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश में बनाई जा रही हैं, एक आपकी डिजिटल यूनिवर्सिटी और एक आपकी स्किल यूनिवर्सिटी। तो डिजिटल यूनिवर्सिटी आपकी कहाँ बनेगी? उज्जैन में बनेगी। तो डिजिटल यूनिवर्सिटी उज्जैन में बनेगी और स्किल यूनिवर्सिटी आपकी भोपाल में। बहुत पहले आपने सुना होगा ग्लोबल स्किल पार्क, ग्लोबल स्किल पार्क 2017-18 की बात है, ये भोपाल में सिंगापुर की मदद से बनाया गया था। अब उसी पार्क को या उसी इंस्टीट्यूट को अब किस में बदलने की कोशिश की गई है? किस में बदलने के लिए प्रस्तावित कर दिया गया? यूनिवर्सिटी में बदलने के लिए। स्किल यूनिवर्सिटी अब कहाँ रहेगी? आपकी भोपाल में। और आपकी डिजिटल यूनिवर्सिटी कहाँ रहेगी? उज्जैन में। आपने स्किल यूनिवर्सिटी के बारे में सुना होगा कि मध्य प्रदेश सरकार हमेशा से ये दावा करती आई है कि आप उस यूनिवर्सिटी में जाएं और वहां साल 6 महीने वाले जो भी डिप्लोमे होते हैं वो डिप्लोमे करें और उस क्षेत्र में अपना स्किल डेवलप करें और देश के साथ साथ विदेशों में भी नौकरी पाने का सुनहरा मौका पाए। ये मध्य प्रदेश सरकार के वादे हैं, ठीक है। तो ये है आपकी कौन सी? स्किल यूनिवर्सिटी। ग्लोबल स्किल पार्क भोपाल में है, तो ये स्किल यूनिवर्सिटी आपकी भोपाल में हो गई और डिजिटल यूनिवर्सिटी कहाँ हो गई? उज्जैन में।
और देश की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की गई है? केरल में की गई है। तो ये भी याद रखना, देश की फर्स्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल में है। हमारे मध्य प्रदेश में डिजिटल यूनिवर्सिटी कहाँ? उज्जैन में। और स्किल यूनिवर्सिटी कहाँ है? आपके भोपाल में बनाई जाएगी। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ ना, माय पॉलिसी माय हैंड कैंपेन, ये अभियान चलाया गया मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री जी के द्वारा ना। और ये जो है केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ना। तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर आपके सेंट्रल में कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर है। और हमारे स्टेट में कौन है? कमल पटेल है। तो ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये अभियान चलाया गया है, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, जिसमें आपकी बहुत सारी फसलों का बीमा करने और बहुत से प्रकार की किसानों को जो पॉलिसी दी जाती है उसको जागरूकता फैलाने के लिए, जैसे आपने देखा होगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भारत सरकार के द्वारा 2016 से शुरू की गई थी और मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में सबसे पहले शुरू किया गया था। और इस योजना के तहत किसानों को कैसे मुआवजा मिले वो भी हम आप सबको पता है। कई बार जब फसलें खराब हुई तो किसी के अकाउंट में 4 रुपए, किसी के अकाउंट में 200 रुपए, 300 रुपए आया। तो ये भी बहुत बड़ा स्कैम है। लेकिन यहाँ आपको स्कैम के बारे में नहीं, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ इस कैंपेन के बारे में देखना है, जो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? जो योजनाओं में नामांकित सभी ऋणी और गैर ऋणी किसानों तक पहुंचाने और उन्हें फसल बीमा के बारे में जागरूक करने कि सभी किसानों को फसल बीमा कराना चाहिए। जब कुछ ऐसी कंडीशन बनती हैं, जब प्रकृति की मार पड़ती है, तो आपको मुआवजा के रूप में कुछ सिंपैथी राशि मिल सके। तो ये है आपका कैंपेन मध्य प्रदेश सरकार का। फिर उसके बाद आप देखेंगे मध्य प्रदेश का पहला क्रोकोडाइल रिसर्च सेंटर, ये कहाँ बनाया जा रहा है? भोपाल के भदभदा में। भोपाल में आपने भदभदा देखा होगा। भोपाल में जो आपका एक कुंड है, ठीक है, जैसे भोपाल में पानी की सप्लाई कहाँ से होती है? तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। जैसे जबलपुर में आपका खंडारी डैम बनाया गया था वाटर सप्लाई के लिए, वर्तमान में नर्मदा लाइन के द्वारा की जाती है। इंदौर में आप देखेंगे तो केरवा जलाशय या चोरल परियोजना के द्वारा। वैसे ही आपके भोपाल में कोलार डैम, जो कि आपकी एक नदी पर है, कोलार डैम से वाटर सप्लाई की जाती है। ग्वालियर में कहां से? तो ग्वालियर में आपका तिघरा डैम है, सिंक नदी से, संक नदी पर है। तो वहीं पर आपके भोपाल के पास में एक भदभदा है, वहां आपका ये क्रोकोडाइल रिसर्च सेंटर बनाया जा रहा है। अब आप देखेंगे मध्य प्रदेश में, इसमें क्रोकोडाइल जो कि आपका मगरमच्छ की एक प्रजाति है, जिसको हम बोलते हैं एलिगेटर। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा एलिगेटर पाए जाते हैं। तो मध्य प्रदेश को एलिगेटर स्टेट या घड़ियाल स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। अब मध्य प्रदेश को ऐसे किन किन जानवरों या किन किन चीजों के नाम से जाने? चीता आए हुए हैं, जो कि भारत में और कहीं नहीं है। भारत में चीता 1952 में खत्म हो गए थे। कोरिया रियासत के राजा ने आखिरी चीता को मारा था। राजाओं को शिकार का शौक हुआ करता था, कोरिया के राजा ने मार दिया था, वो अंतिम चीता था। उसके बाद अभी 2022 में 17 सितंबर जब मोदी जी का जन्मदिन था और 18 फरवरी, ये 2 डेट हैं जब 17 सितंबर को कितने चीते आए थे? 8 चीते आए थे, पूरा शो चला था। उसके बाद 18 फरवरी को कितने आए थे? 12 चीते आए थे। तो ऐसे करके 20 चीते मध्य प्रदेश में आए हैं और वो पालपुर कूनो में है। इसीलिए चीता स्टेट भी कहा जाता है किसको? मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश को चीता स्टेट, जिसमें आपके 20 चीता पाए जाते हैं। उसके बाद आप देखेंगे गिद्ध स्टेट या बल्चर स्टेट कहते हैं, बल्चर या गिद्ध स्टेट, बल्चर स्टेट। अब बल्चर स्टेट क्यों कहा जाता है? अब मध्य प्रदेश में कितने? लगभग 6700 गिद्ध पाए जाते हैं। उसमें से 12 प्रजाति के गिद्ध मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। उसमें से पन्ना क्षेत्र सबसे ज्यादा पॉपुलर है गिद्धों के लिए। फिर उसके बाद वोल्फ या आपका भेड़िया स्टेट भी कहा जाता है मध्य प्रदेश को, वोल्फ भी कहा जाता है, जिसमें 772 भेड़िया पाए जाते हैं। कहां? हमारे मध्य प्रदेश में। तो ये भी हो गया। उसके बाद तेंदुआ, लेपर्ड स्टेट भी कहते हैं। और तेंदुआ की संख्या कितनी है? जहां 1876 इनकी संख्या है। और सबसे ज्यादा एलिगेटर आपके कहां? चंबल में मिलेंगे। सबसे ज्यादा घड़ियाल चंबल में, जहां लगभग 1250 घड़ियाल हैं। घड़ियाल अभ्यारण्य है एक आपका, चंबल अभ्यारण्य है एक आपका, चंबल है जो मुरैना में है, दूसरा आपका केन जो कि पन्ना में है, तीसरा सोन जो कि आपका सीधी में है। इन जगहों पर सबसे ज्यादा घड़ियालों का संरक्षण, एलिगेटर का क्या किया गया है? संरक्षण किया गया है।
तो इनको याद रखना है आपको। फिर टाइगर आपके 526 है, चीता 20 है, वल्चर गिद्ध कितने हैं 6700 हैं, वोल्फ भेड़िया 772 है और तेंदुआ आपके 3421 हैं। उसके अलावा आप देखेंगे आदिवासी स्टेट बोलते हैं, फॉरेस्ट स्टेट बोलते हैं, नदियों का मायका बोलते हैं, सोया प्रदेश बोलते हैं, कोहनूर राज्य बोलते हैं, ऐसे ढेर सारे नामों से मध्य प्रदेश को जाना जाता है। तो यहाँ याद रखना है क्रोकोडाइल रिसर्च सेंटर कहाँ बना, आपके भोपाल के भदभदा में बना है। फिर डॉक्टर श्रीकांत बी पाटिल को क्रिप्स के मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं। क्रिप्स क्रिप्स क्या है आपका, सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल स्टाफ परफॉर्मेंस। तो इसमें आपके डिप्लोमा किए जाते हैं, इसमें आपका कोर्स करवाया जाता है जिससे आपके कर्मचारियों का परफॉर्मेंस बहुत सही बने, कर्मचारियों का परफॉर्मेंस बढ़े। तो उसके लिए किसको, डॉक्टर श्रीकांत बी पाटिल को जो है नियुक्त किया गया है। और क्रिप्स का हेडक्वार्टर कहाँ है आपका, भोपाल में है। और ये जो है 1997 में भारत और जर्मन के सहयोग से क्रिप्स की स्थापना की गई थी। क्रिप्स का मुख्य उद्देश्य है कि कर्मचारियों के परफॉर्मेंस में वृद्धि हो, उनके स्किल को डेवलप किया जाए, क्योंकि समय के साथ जो है बदलाव बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि आप बदलाव नहीं करोगे तो आप पीछे रह जाओगे, दूसरे लोग आगे निकल जाएंगे। तो सेमिनार और ऐसे डिप्लोमा करवाए जाते हैं क्रिप्स के माध्यम से। और इसका मैनेजिंग डायरेक्टर किसको नियुक्त किया गया है वर्तमान में, डॉक्टर श्रीकांत बी पाटिल को। तो ये देख लेना। फिर उसके बाद देखेंगे शिक्षा में नवाचार के लिए, शिक्षा में नए नए एक्सपेरिमेंट करने के लिए नीमच के 3 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपने राष्ट्रीय शिक्षक दिवस देखा होगा, जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन सर्वपल्ली जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। ठीक है, अब ये शिक्षक अवार्ड कब से देना शुरू किया गया है, तो मध्य प्रदेश भारत सरकार के द्वारा शिक्षक अवार्ड 1958 से जो है देना शुरू किया गया है। और इस बार जो है आप देखेंगे लगभग 45 लोगों को दिया गया है, 45 लोगों को। और उसमें से हमारे नीमच के 3 शिक्षक हैं जिनने शिक्षा के क्षेत्र में नए नए इनोवेटिव जो है आइडिया लाए और नए नए तरीके अपनाए हैं शिक्षा को मजेदार बनाने के लिए। तो ये याद रखना है। नीमच आपको पता होगा, नीमच जो है नाम आप देखेंगे अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था। नीमच का फुल फॉर्म क्या है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। नीमच एक जो है छोटे छोटे शॉर्ट फॉर्म से मिलके बना है। नीमच का फुल फॉर्म है नॉर्थ इंडिया, NI में नॉर्थ इंडिया। ठीक है, तो नीमच में क्या हो गया, नॉर्थ इंडिया माउंटेड, M से क्या हो गया माउंटेड आर्टिलरी, A फॉर आर्टिलरी, आर्टिलरी एंड कैवलरी, आर्टिलरी एंड कैवलरी हेडक्वार्टर। तो ये है नीमच का फुल फॉर्म। N फॉर नॉर्थ इंडिया माउंटेड आर्टिलरी एंड कैवलरी हेडक्वार्टर। इसमें समझ में कुछ नहीं आया होगा आपको कि इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पैदल और घुड़सवार से। उसके बाद फिल्म सोल्ड को बेस्ट लीगल इनपुट कैटेगरी अवार्ड में जो है सम्मानित किया गया है। कौन सी फिल्म, सोल्ड। ये सोल्ड फिल्म जो है बच्चों की खरीद फरोख्त पर बनी हुई है, खरीदे और बेचे जाने की जो कहानी रहती है, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहलाती है, जो बहुत ही खतरनाक और बहुत ही भयभीत कर देने वाली चीजें करती हैं। तो उस पर जो है अब वो कैसे बन गई, इसमें आप देखेंगे जो हमारे बाल कल्याण समिति इरशाद है ना, उनके बच्चे थे इरशाद हिंदुस्तानी, उनके बच्चों की खरीद फरोख्त की कहानी है। फिल्म का नाम क्या है, सोल्ड है, और ये कन्नड़ भाषा में बनी हुई है, कन्नड़ कैटेगरी में बनी है ये फिल्म सोल्ड। अब सोल्ड में आप देख रहे हैं बाल कल्याण समिति के जो पूर्व अध्यक्ष हैं उन्हीं के बच्चों की कहानी। अब वो बच्चों को बचाने का काम कर रहे हैं और देश में उन्हीं के बच्चों को खरीदा और बेचा जा रहा है। कितनी खतरनाक स्थिति है। तो ये किसने, कौन सी सिनेमा जगत ने बनाई है, कर्नाटक, जो आपकी कन्नड़ मूवी कर्नाटक में बनती है और उसको कहा जाता है सैंडलवुड। हमारे भारत में बहुत सारी फिल्म इंडस्ट्रीज हैं, जैसे मलयालम में आपकी बनती है मॉलीवुड से, तेलुगु में बनती है, आप तमिल में बनती है कॉलीवुड, तेलुगु में बनती है टॉलीवुड, ठीक है, और आपके कन्नड़ में बनती है सैंडलवुड। तो ऐसे अलग अलग
आपकी भोजपुरी इंडस्ट्री को भोजीवुड कहा जाता है, उसके बाद मलयालम को मॉलीवुड, ऐसे अलग अलग नामों से हमारी ये फिल्म इंडस्ट्री जानी जाती है। तो ये कौन सी लैंग्वेज में बनी है? कन्नड़, कन्नड़ भाषा में कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्रीज के द्वारा, जिसे सैंडलवुड के द्वारा नाम से जाना जाता है। फिल्म का क्या नाम है? सोल्ड नाम है, तो उसको याद रखना आप। उसके बाद जबलपुर रेलवे स्टेशन परिसर में देश का चौथा जो है रेल कोच रेस्टोरेंट बना है, बहुत ही पॉपुलर हुआ था और ये जो है अभी और भी बनाए जा रहे हैं। खुद जबलपुर में 2 बन रहे हैं, एक बन चुका है, दूसरा जो है अभी चल रहा है, प्रस्तावित है। भारत का पहला रेल कोच रेस्टोरेंट आसनसोल पश्चिम बंगाल में बना था। क्या होता है इसमें? जो खराब बोगी हो गई है रेल की, उनको जो है तैयार किया जाता है और उनको कोच के या आपके रेस्टोरेंट के फॉर्म में बदला जाता है और रेलवे स्टेशन के पास ही रखा जाता है, जो 24/7 व्यक्तियों को सर्विस दे सकें। 24 घंटे लोगों को जो है यहाँ खाने पीने मिलेगा। तो ये बहुत ही फेमस हुआ था। तो हमारे जबलपुर में कौन सा देश का चौथा किया गया था? मदन महल स्टेशन में भी एक किया गया है, लेकिन वहां फ्लाईओवर बनने के कारण जो है वहां वो अभी रुका हुआ है। तो ये है हमारा जबलपुर का रेल कोच। माइक्रो डिस्टिलरी, ये जो है आपकी एक प्रकार की शराब है। मध्य प्रदेश सरकार ने शराब नीति से बहुत सारा पैसा कमा रही है और कमाती जा रही है। अब मध्य प्रदेश सरकार ने क्या बोला है आदिवासियों के हित में, कि आदिवासी जो महुआ बीनते हैं, महुआ बीनने के बाद उनको जो है बहुत ही औने पौने दामों में महुआ बेचने पड़ते हैं और ज्यादातर महुआ की वो खुद शराब बना के पी जाते हैं, जिससे उनके घर में जो है बहुत सारे प्रकार के लड़ाई झगड़े होते हैं, बहुत सारी प्रकार की चीजें होती हैं। तो सरकार ने बोला है कि अब हम जो है लोगों का, आदिवासियों का महुआ खरीदेंगे और उनको 25 रुपए पर केजी के हिसाब से दाम दिया जाएगा, जो एमएसपी कहलाता है, जैसा कि भावांतर योजना के तहत किया जाता है। उसके बाद जब सरकार खरीदेगी और उसकी क्या करेगी, उसकी शराब बनाएगी। आदिवासी शराब हेरिटेज के नाम से एक ब्रांड डेवलप करेगी। ये अभी प्रोजेक्ट पायलट स्टेज में जहां प्रयोग किए जा रहे हैं। उसके बाद जब वो डेवलप हो जाएंगे, वो सक्सेसफुल हो जाएंगे, तो उस शराब को जो है सरकार के द्वारा सरकार के नाम से बेचा जाएगा और उससे जो भी पैसा आएगा, जो भी बचत होगी सरकार को, वो आदिवासियों के विकास में लगाएगी, ऐसा सरकार का कहना है। ये जरूरी नहीं है। तो ये जो है माइक्रो डिस्टिलरी महुआ, जो फूल जो है महुआ के फूल, उससे हेरिटेज मदिरा, कौन सी हेरिटेज मदिरा, यहाँ आप इसका पायलट प्रोजेक्ट देख सकते हो, कैसी ब्रांडिंग, कैसी पैकेजिंग की जाएगी। उसके बाद सरकार के द्वारा उसे बेचा जाएगा और उसके मुनाफे से आदिवासियों का विकास किया जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश जो है एक आदिवासी राज्य है। ये अलीराजपुर और डिंडौरी जिले का अभी चयन किया गया है। यहाँ सबसे ज्यादा आदिवासी रहते हैं। आपने देखा होगा हमारे संविधान में 5वीं और 6वीं अनुसूची में आदिवासी हैं। 5वीं अनुसूची में भारत के मुख्य भाग के आदिवासी आते हैं, जिसमें हमारा मध्य प्रदेश भी आता है। मध्य प्रदेश के 15 जिले आदिवासी बहुल्य हैं और उस 5वीं अनुसूची में आते हैं। तो उसमें अलीराजपुर और डिंडौरी का भी नाम है। तो ये जो है पायलट फेज पर है आपकी, जहां महुए से शराब बनाई जाएगी। तो इसको याद रखना, ये मध्य प्रदेश सरकार की है हेरिटेज मदिरा। तो ये आज का करंट अफेयर, इन सभी को बहुत अच्छे से पढ़ लेना। इसके साथ साथ आप जो है इसकी ज्योग्राफी और हिस्ट्री भी